रामापुर में वेणु और गिरी नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बहुत प्यार से मिलजुल के रहते थे। उन दोनों का आपस में प्यार देखकर गांव वाले सोचते थे कि भाई हैं तो ऐसे। वो दोनों भाई शहर में एक बहुत बड़ा किराना शॉप खोल के मिल के चलाते थे। भाई, मैं और तेरी भाभी मिलके 2 दिन के लिए उसके मायके के घर जा रहे हैं। ये 2 दिन तुम ही दुकान को संभालना है, ठीक है? ठीक है भैया, आप आराम से जाके आओ। डरो मत, मैं दुकान को संभालूंगा। हाँ हाँ, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ऐसे कह के वेणु उसकी पत्नी पद्मा से मिलके दोनों पद्मा के मायके के घर जाते हैं। गिरी अकेला शॉप को संभालने लगा। गिरी उस दिन शॉप में बिके सामानों के पैसे हिसाब करके वो घर ले जाता है। घर पर गिरी की पत्नी सुशीला पति के लिए राह देखने लगी। गिरी को देखकर, "एक क्या जी, आज आप इतने लेट आए? जीजा जी भी दिखाई नहीं दे रहे?" भैया और भाभी मिलके भाभी के घर गए। आज शॉप में सिर्फ मैं ही था, इसीलिए पूरा हिसाब करके आने में लेट हुआ। सुशीला, सुशी, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है तो दो ना। गिरी घर के अंदर जाता है। दोनों मिलके खाना खाते हैं। इधर वेणु भी उसके ससुराल के घर में खाना खाने लगा। वेणु की पत्नी उसकी माँ पार्वती से बात कर रही थी। "पद्मा बेटी, तेरा पति उसी शॉप में रह जाएगा क्या? ऐसे और कितने दिन बेटी उसके भाई के साथ व्यापार करते रहेगा? अच्छे से दूसरा व्यापार खोल सकता है ना? ऊपर से उस शॉप में तेरा पति ही काम करता है, बाहर सब लोग कह रहे थे।" "नहीं माँ, दोनों मिलके काम करेंगे। दोनों भाइयों को अलग होने की सोच ही नहीं है माँ। वो दोनों अलग होके दूसरा शॉप खोलने की क्या जरूरत है? तेरा देवर उसके साले के साथ दूसरे गांव में शॉप खोला बेटी। उस शॉप के पूरे पैसे तेरे देवर के ही हैं, लेकिन तुम दोनों उसे अच्छा समझ रहे हो। ऐसे रहने से तुम कब कमाओगे? तेरे पति से बात करके दूसरा शॉप खोलो।" ऐसे पार्वती कहती है। 2 दिन वहीं रह के बाद में दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पद्मा पति से, "सुनिए, आपको ये बात पता है?" कौन सी बात पद्मा? "लोग कह रहे थे आपके भाई को दूसरा शॉप है। ऊपर से उस शॉप में उसके साले को बिठाया जी।" सच? मैं ये बात नहीं जानता। "अरे, ऐसी बातें आपको क्यों बताएंगे जी?" नहीं पद्मा, मेरा भाई हर बात मुझसे पूछकर ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, आप तो बहुत भोले हो जी। जब आपको सच पता चलेगा ना, तब मेरी बात आपको समझ आएगी। उसके अगले दिन हर रोज की तरह शॉप को वेणु जाता है। भैया, सफर कैसा था? सासू माँ और सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है गिरी, वहाँ सब लोग अच्छे हैं। ऐसे कहकर वेणु काउंटर के पास बैठ के 2 दिनों में कितने सामान बिके उसका हिसाब देखने लगा। वेणु हिसाब देखते समय उसे हिसाब में थोड़ा शक होता है। गिरी, ये क्या? तू सामान बेचा ना, तो हिसाब में इतना फर्क क्यों है? पैसे कहाँ है? भैया, मैं तो पैसे घर ले गया, आज लाना भूल गया। मैं कल जरूर लाऊंगा भैया। ठीक है गिरी, कल ला दो। ऐसे कह के उस दिन बिक्री खत्म होने के बाद शॉप बंद करके घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वेणु पत्नी से, पद्मा, कल तू गिरी के बारे में बोली ना, वो मुझे सच लग रहा है। "क्यों जी, क्या हुआ?" आज मैं हिसाब देखा ना, तो मुझे बहुत फर्क आया। गिरी से पैसे पूछा तो वो कहता है घर में रख के भूल गया। पद्मा, "मैं बोली ना जी, लेकिन आप तो मेरे बातों का यकीन ही नहीं किए।" अरे सुनो पद्मा, वो कल आएगा, कल देखेंगे। अगले दिन सुबह गिरी शॉप को जाने के लिए तैयार होकर पैसों के लिए कबोर्ड में देखता है।
पर उसमें पैसे नहीं रहते। अरे, मैं पैसे इधर ही रखा, कौन लिए? सुशीला, सुशीला। पत्नी को बुलाता है। सुशीला गिरी के पास आकर, क्या हुआ जी? क्यों इतना घबरा रहे हो? क्यों मुझे बुलाए? बात क्या है जी? सुशीला, कबोर्ड में पैसे दिखाई नहीं दे रहे, तू पैसे देखी क्या? ओह, वो पैसे? माफ कीजिए जी, वो पैसे मैं ही ली। सच? तो कहाँ है पैसे? मेरे भाई को जरूरत पड़ी तो दी। आपसे कहना मैं भूल गई। 2 महीनों में वो वापस कर देगा जी। तू मुझे बोलना था ना, वो शॉप के पैसे हैं, तेरे भाई को हमारे पैसे दे देती। अभी मैं भैया से क्या बोलूं सुशीला? ऐसे कह के गिरी चला जाता है। गिरी, पैसे लाए? वो भैया, सुशीला उसके भाई को वो पैसे दे दी, मुझसे बिना बोल के वो दे दी भैया। जाने दे भाई, अपना रिश्तेदार ही है ना, शायद उसे जरूरत पड़ी होगी। ऐसे कहता है वेणु। घर जाने के बाद, आज आपका भाई पैसे लाया जी? नहीं पद्मा, उसके साले को कोई जरूरत पड़ी तो दिया। मैं बोली ना जी, आप मेरी बातों का यकीन ही नहीं किए। आपका भाई इतना भी अच्छा नहीं है। ये सब देखने से मुझे भी सच लग रहा है पद्मा। मेरी बात सुनिए, हम भी दूसरा शॉप खोलेंगे ना। तो भाई? अरे, फिर से भाई कहते हो? आपका भाई आपके पैसे लगा के पैसे कमा रहा है जी, देख रहे हो ना। इसीलिए हम भी बिना उसे बताए शॉप में सामान बेचकर उनसे हम दूसरा शॉप खोलेंगे। आप ज्यादा मत सोचिए, वो सब मैं देख लूंगी। ऐसे पद्मा कहती है। तब वेणु ठीक है कहता है। अगले दिन से हर रोज वेणु भाई को बिना बताए सामान बेचकर आए हुए पैसों को चुपके से घर ले जाकर पद्मा को देने लगा। भैया, हर रोज हमारे शॉप में सामान बिक रहे हैं, पर पैसे तो कम लग रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई, सामान बिक रहे हैं पर पैसे कम आ रहे हैं। ये देखो, तुम ही हिसाब कर लो। वो गिरी को हिसाब का बुक देता है। तब गिरी ने, भैया, ये क्या? तुम्हारे रहते में कभी हिसाब देखा क्या? ऐसे देखने से हमारे बीच रही रिश्ता का क्या मूल है? मुझे तुम पर भरोसा है भैया। भैया पर रहे भरोसा से पैसे कमाकर भाई को बिना बताए पैसे घर ले जाने लगा वेणु। सुनिए ना, ऐसे ही आप और 1 महीना तक करने से हम दूसरा शॉप खोल सकते हैं जी। भाई भाई मिलके काम करने की क्या जरूरत है? उस शॉप में से आपका हिस्सा ले सकते हो ना। नहीं पद्मा, वो शॉप हमारे परदादों से है, वो नहीं चाहते उस शॉप का बंटवारा हो। जाने दीजिए। मैं सोची उस शॉप का बंटवारा होने से हम दूसरा शॉप खोल सकते हैं। अगले दिन वेणु उसके शॉप में सामान के लिए शहर में रही एक बड़ा शॉप को जाता है। उस शॉप में गिरी का साला शिवा काम कर रहा था। उसे देख के वेणु ने, शिवा, तुम यहाँ? क्या यह शॉप तुम्हारा है? नहीं जीजा जी, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। पिछले महीने में बिना जीजा जी को बताए आपके शॉप के पैसे मेरी दीदी ने मुझे दिया है। तब मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थी। वो पैसे मैं 2 दिनों में दे दूंगा जीजा जी। ऐसे कहता है। ठीक है शिवा, कोई बात नहीं। वेणु वापस चला जाता है। अरे रे, बेकार बातें सुनकर मैंने अपने ही भाई को धोखा दिया। मैं गिरी को सच बता दूंगा। वेणु सीधा जाकर, भाई, मुझे माफ करो, इतने दिनों से शॉप में सामान मैं ही छुपके से बेच दिया। वेणु पूरी बात बताकर माफी मांगता है। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? बेकार बातें सुनकर आप गलत समझ रहे हो। लेकिन मैं आपके बारे में जानता हूँ भैया। पैसों के लिए हमारे बीच रही रिश्ता दूर करोगे? हम दोनों मिलजुल के रहना है भैया। ऐसे गिरी कहता है। वेणु दूसरा शॉप खोलने का आइडिया छोड़कर पूरे पैसे लाकर भाई को देता है। उस दिन से हिसाब देखने की जिम्मेदारी वेणु भाई को देता है।
आधी रात को पेट में दर्द होने पर टैबलेट्स के लिए लालटेन पकड़ के सुजाता के घर नागमणि आती है। घर को ताला रहने पर परसों रात को ताला था, कल रात को भी ताला था और आज रात को भी ताला है। ये पति पत्नी दिन भर घर में ही रहते हैं और रात को गायब हो जाते हैं। घर को ताला रहता है, पता नहीं ये दोनों कहाँ गए हैं। ऐसे सोचकर वापस वो घर जाने लगी। ठीक उसी समय दो चोर वीरू और सुजी चोरी का माल लेकर इधर उधर देखकर उनके घर जाने लगे। तब उधर से गुजर रही नागमणि लालटेन लेके जाने लगी। वीरू और सुजी उनके घर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद लालटेन पकड़ के जा रही नागमणि दोनों को नजर आती है। बस दोनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं। नागमणि को दूर से देखने लगे। नागमणि आगे जाने के बाद वो दोनों धीरे से निकल जाते हैं, जाके सो जाते हैं। अगले दिन नागमणि सुजी के पास आती है। सुजी, तू और तेरा पति रात के समय कहाँ जा रहे हो? 2-3 दिनों से देख रही हूँ, घर को ताला लगा के है। अरे मनी, वो जमींदार के घर में पहरेदार का काम कर रहे हैं और मैं जमींदार जी की पत्नी की दासी हूँ। वो हमें रात को आने बोले, इसीलिए हम दोनों रात के समय जमींदार के घर काम करने जा रहे हैं। ऐसे सुजी बहुत आत्मविश्वास से नागमणि से कहती है। नागमणि वो बात सच मान लेती है। सब गांव वालों को ये बात पता चल के उन दोनों से बहुत सम्मान से बात करने लगे। वो सोचते थे कि अगर जमींदार जी से कोई काम पड़ने से इनसे मदद मांग सकते हैं। वीरू और सुजी दिन भर घर में रह के रात के समय उनका काम आराम से करने लगे। वही जी चोरी का काम। एक दिन वीरू उसके घर में बैठकर उस दिन रात को किसके घर चोरी करना है वो बहुत सोचने लगा। तब उसके पास उसकी पत्नी सुजी आती है। सुनिए ना, क्या सोच रहे हो जी? सुजी, हमारे काम के बारे में ही सोच रहा हूँ। किसके घर में बहुत पैसे और सोना है सुजी? मैं बाजार से आते समय गांव की औरतें आपस में बातें कर रहे थे। गहने बनाने वाला बहुत कीमती गहने बनाकर जमींदार जी के घर जाने वाला है जी। हाँ तो? गहने जी, जरा सोचिए, और कितने दिन ऐसे छोटे मोटे चोरियां करते रहेंगे? सिर्फ एक बार बहुत बड़ा चोरी करने से हमारी जिंदगियां ही बदल जाएंगे। मतलब? अरे, जमींदार जी के घर से गहने चुराकर जब हमें जरूरत पड़े तब हम उन गहनों को आराम से बेच सकते हैं, समझे ना? ऐसे कहते ही वीरू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद जमींदार जी के घर से गहने चोरी करना गलत नहीं है ना सुजी? मैं भी वही कह रही हूँ जी, जमींदार के घर में चोरी करने से। ऐसे सुजी कहते समय वीरू खुश होकर नया घर, अच्छे कपड़े और तेरे लिए गहने, बहुत अच्छा रहेगा ना सुजी? पर यहाँ थोड़ा मुश्किल है जी। हाँ पता है, चोरी दिन में करना है ना, बिना कोई देखे जमींदार के घर से आना मतलब थोड़ा मुश्किल काम है। अरे, मैं इतनी सी बात बिना सोचे आपसे क्यों कहूँगी जी? ओह, तो तू पूरा प्लान रेडी कर दी क्या? हाँ जी, जमींदार के घर के पश्चिम द्वार पर सिर्फ एक ही पहरेदार रहता है। वो जमींदार जी का एकांत मंदिर है। अभी मैं पूरी बात समझ गया सुजी। गहने बनाने वाला गहने लेकर जमींदार के घर आने तक मैं बीच रास्ते में उसे रोक कर धमका के गहने चोरी करना है, यही है ना? हाँ जी। ऐसे वीरू और सुजी बातें करके जमींदार के घर के पास रहे पेड़ के पास जाते हैं। तू यही रहना सुजी, मैं जाकर अपना प्लान अमल करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद वीरू जमींदार के घर के पश्चिम द्वार की ओर जाता है। दूर रहे पेड़ के पीछे से सुजी वीरू को देखने लगी। वहाँ पहरा कर रहे शंकर वीरू को देखता है। हे,
कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? साहब, वहाँ उस पेड़ के पीछे से कोई ठहर के जमींदार जी के घर की तरफ नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आप जाके देखिए ना। ये बात जमींदार को पता चलने से पता नहीं आपका और आपका परिवार का क्या होगा। बाप रे, मेरा काम ठीक से करना है। शंकर बिना सोचे वहाँ से सीधा पेड़ के पास जाकर इधर उधर देखने लगा। तब वीरू जमींदार के घर में घुस जाता है। सोने के गहने लाकर जमींदार के घर आए सांबा को चाकू से धमकाकर उसके पास रहे गहनों की थैली लेकर बाहर आ जाता है। ठीक उसी समय शंकर वहाँ आता है। वो वीरू के हाथों में गहने देखता है। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम अपनी गलती मान लेने से जमींदार जी से मैं बात करके तेरी सजा कम करवाऊंगा। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, समझे? ऐसे कह के वीरू वहाँ से भागने लगा। उसके पीछे पीछे शंकर भी भागने लगा। थोड़ी दूर जाके वीरू वो गहने सूजी को दे देता है। सूजी वो लेकर दूसरी तरफ भागने लगी। वीरू और एक तरफ जाने लगा। शंकर को कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुझे नहीं मिलूंगा, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे कह के वीरू भागने लगा। मैं तुझे जरूर पकड़ूंगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। शंकर उसके पीछे भागने लगा। वीरू और सूजी भागकर चलपति के घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब चलपति खाना खा रहा था। वो वीरू और सूजी को देखकर, कौन हो तुम? हम चोर हैं। जमींदार के घर से गहने चुरा के आ रहे हैं। वहाँ पहरा कर रहे शंकर आ रहा है। आप उससे बोल दीजिए कि हम यहाँ नहीं हैं। ऐसे कहने पर चलपति लालच से देखने लगा। सूजी उसे देखकर ऐसे कहने लगी, आप हम दोनों को बचाकर यहाँ कहीं छुपा के रखिए ना। हमारी चोरी के माल में से आपको आधा भाग देंगे। ऐसे कहते ही चलपति बहुत खुश होता है। उसमें लालच पैदा होती है। बिना मेहनत किए आए पैसों को मैं क्यों ठुकराऊंगा? इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस शंकर से झूठ बोल के मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर तुम दोनों बिल्कुल बाहर मत आओ। मैं उसे अंदर आने नहीं दूंगा। कुछ न कुछ कह के उसे बाहर से ही भेज दूंगा। आप हमारी मदद करने से हम आपको आधा हिस्सा देंगे। आधा हिस्सा? चलपति बहुत खुश होकर वो झूम उठा। वो सोचता है कि गहने बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे। इतने में शंकर चलपति के घर आता है। दरवाजा जोर से मारता है। लगता है शंकर आया है। चलपति दरवाजा खोल के बाहर आता है। वो जानबूझकर, शंकर, तुम बोलो क्या बात है? जमींदार के घर से गहने चोरी करके एक चोर इसी तरफ आया। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं देखा, लेकिन कोई यहाँ से भाग के गया। शायद वो वही चोर है। ऐसे चलपति बहुत आसानी से झूठ बोल देता है। वो बात सच मानकर शंकर वहाँ से चला जाता है। तब चलपति घर के अंदर आता है। सूजी और वीरू को देखकर, शंकर चला गया, वो फिर नहीं आएगा। अब तुम मेरा हिस्सा दे दो। जरूर देंगे, घर में और कोई नहीं है ना? ऐसे सूजी पूछने पर चलपति समझदारी से जवाब देने से बहुत अच्छा था, पर लालच से उसका दिमाग भेड़ियां चराने गई। यहाँ तो हम तीनों ही हैं। हमें भी वही चाहिए। वीरू एक कुर्सी लाता है। चलपति उसमें बैठता है। बस चलपति को रस्सी से बांधकर उसके मुंह में कपड़े घुसा देता है। चलपति के सामने ही उसके घर में रहे पैसे और गहने पूरे चुराकर वहाँ से दोनों पति पत्नी भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद चलपति की पत्नी रत्ना घर आती है। वो रस्सी खोल देती है। पूरा विषय जानकर वो बहुत दुखी होने लगी। बेचारा चलपति उसके घर में हुई चोरी के बारे में जमींदार से कहने से चोर को बचाने पर जमींदार सजा देगा सोचकर वो अपने आप में उदास होने लगा। तब से चलपति बहुत संभाल के लालच पर न जाकर ईमानदारी से जीने लगा।